जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति से किस तरह के टॉपिक बनते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले सिलेबस में देखा भी है। जो किस तरह के टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर की कार्य पद्धति में, और उन सभी टॉपिकों का ऑपरेशन करते हुए, समझते हुए, ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है, तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति में जो हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वह है किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। जी हाँ, हमारा कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता है। ठीक है, चलिए हार्डवेयर को समझते हैं हम लोग, जो हार्डवेयर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर को भी समझेंगे। तो हार्डवेयर जो है वह कंप्यूटर, मशीन तथा कल पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर का जो मशीन होता है और उसका पार्ट पुर्जा सब जो भी होता है, उस सभी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। चलिए, हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। वस्तुतः वे सभी चीजें जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर आदि। ठीक है, चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर कोई भी काम स्वयं संपादित नहीं करता है, यानी हार्डवेयर कोई भी काम खुद ही नहीं करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसको हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, यह कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्देश देता है और हार्डवेयर करना शुरू कर देता है उस कार्य को। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कुछ हो सकता है। जब तक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक हार्डवेयर कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, चलिए इसी को और अच्छे से समझते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को हम लोग समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को मोटे तौर पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जो इस प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को 5 भागों में हम लोग बांट चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा इनपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों, ठीक है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को डालने का कार्य इनपुट करता है। ठीक है, इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर में जो भी हम लोग डाटा देते हैं वह इनपुट के द्वारा डाटा दिया जाता है। दूसरा है हमारा भंडारण, यानी कि स्टोरेज। ठीक है, तो डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों, इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट, ठीक है, को भी मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। तीसरा जो हमारा है वह है प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए प्रोसेसिंग को समझते हैं, काफी महत्वपूर्ण है प्रोसेसिंग भी। तो इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा तथा अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं, यानी कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है कर उन्हें सूचना में बदला जाता है तथा वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, आउटपुट के बारे में समझते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणाम को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। ठीक है, इसे आउटपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। जी हाँ, जब भी प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है, प्रिंटर के द्वारा जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं या जो भी आउटपुट हमारा रहता है,
ठीक है, वो प्रोसेसिंग के बाद ही होता है, उसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? तो विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, चलिए मशीन साइकिल के बारे में हम लोग समझते हैं। मशीन साइकिल क्या होता है? तो कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल को एक निश्चित क्रम में निष्पादित होने वाले 4 चरणों में बांटा जाता है। ठीक है, 4 चरण कौन कौन से हैं हमारे? चलिए उन्हें समझते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा जो है इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को। चलिए इन चारों को भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, पहला है हमारा फेज। तो मेमोरी में आवश्यक निर्देश प्राप्त करना किसका काम है? फेज का। दूसरा है डिकोड। प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड्स में बदलने का काम जो है वह डिकोड का है। एग्जीक्यूट। इन कमांड को प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, चौथा हमारा स्टोर। तो एग्जीक्यूशन के बाद जो है प्राप्त परिणाम को स्टोर करना स्टोर का काम है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दोस्तों हमारा मशीन साइकिल किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फेज है। कंप्यूटर में यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आधुनिक प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों मशीन साइकिल प्रक्रिया पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है वह है कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। ठीक है, यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर की आंतरिक संरचना विभिन्न कंप्यूटरों में अलग अलग हो सकती है, पर कार्यपद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा इनपुट, दूसरा है भंडारण यूनिट पहला हमारा इनपुट यूनिट, दूसरा है भंडारण यूनिट या मेमोरी जिसको हम लोग स्टोरेज यूनिट और मेमोरी भी बोलते हैं, और तीसरा हमारा सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसी में हम लोग मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के बारे में भी हम लोग समझेंगे, यूनिट के बारे में। ठीक है, चलिए इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग समझते हैं। जो इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पे, ठीक है, ये जो हमारा पिक्चर है पूरा, ये सभी इनपुट डिवाइस है, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो, ट्रैक बॉल हो, ओसीआर हो, जॉयस्टिक हो, ठीक है, बारकोड रीडर हो, जो भी है ये सभी हमारा इनपुट डिवाइस है। चलिए इनपुट डिवाइस को हम लोग समझते हैं, जो यह क्या होता है और किस तरह कार्य करता है। तो डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन और निर्देश यानी कमांड को कंप्यूटर में डालने के लिए, ठीक है, प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करता है। चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों 0 और 1 या ऑन और ऑफ को ही समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस यूनिट इंटरफेस की मदद से डाटा व अनुदेशों को बाइनरी संकेत में बदलते हैं। ठीक है, इस तरह जो है हमारा इनपुट डिवाइस के कार्य हैं डाटा, अनुदेश तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना और बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। ठीक है, इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण है जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर आदि। जी हाँ, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा जो माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो उस समय आप लोग को करेक्ट आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भंडारण यूनिट या मेमोरी के बारे में हम लोग समझते हैं, स्टोरेज यूनिट और मेमोरी के बारे में।
तो डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणाम को भी मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार मेमोरी सुरक्षित रहता है। प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा व अनुदेशों को, ठीक है, अंतरिम परिणामों को और अंतिम परिणामों को। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, जिसको हम लोग प्राइमरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, इसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तत्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से रखा जाता है। अंतरिम परिणाम तथा प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेमीकंडक्टर, रजिस्टर, कैश, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, इनमें रजिस्टर या कैश मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम तथा रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी के बारे में, जिसको हम लोग सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को अस्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। यह एक अस्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर को बंद कर देने या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है वह है रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में समझते हैं। वो रजिस्टर नहीं है तो जो हम लोग कॉपियों पर जो लिखते हैं या दुकानों में मिलता है वो रजिस्टर नहीं बच्चों, ये हमारा कंप्यूटर से संबंधित रजिस्टर है। चलिए इसको समझते हैं। यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, रजिस्टर जो है हमारा वह प्राथमिक मेमोरी है। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी यानी वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है, अतः डाटा तथा अनुदेश को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनोसेकेंड हो सकता है। ठीक है, कैश मेमोरी को हम लोग समझते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है? तो कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है, अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अतः डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती तो इसे रैम रोम में खोजा जाता है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद यानी स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए बफर का काम करता है। कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है पर यह अधिक महंगा भी होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 2 से 10 नैनोसेकेंड तक हो सकता है। ठीक है, चलिए रैम के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। जी हाँ, रैम जो है हमारा वह सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है, जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। यह एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। इसमें डाटा का एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अतः इसकी गति तीव्र होती है। ठीक है, चलिए प्रोसेसिंग के दौरान जो है
डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी में लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू इन्हें रैम से प्राप्त करता है तथा डाटा प्रोसेसिंग करता है। किसी अंतरिम या अंतिम परिणाम यानी कि इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए रोम के बारे में हम लोग समझते हैं। जो रोम क्या होता है, जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। तो रोम एक सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेमोरी चिप है जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। रोम एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा न तो नष्ट होती है और न ही इसे बदला जा सकता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सीमोस चिप के बारे में। जो सीमोस चिप क्या होता है, तो दोस्तों ये जो हमारा होता है यही हमारा सीमोस चिप है। और इसको एक पकड़ने वाला रहता है, इसी तरह पकड़ के हम लोग इसको निकालते हैं, यही हमारा सीमोस चिप है। चलिए इसके बारे में समझते हैं जो सीमोस चिप होता क्या है। तो कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग्स लगातार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, पर कंप्यूटर को उन्हें अद्यतन यानी अपडेट करते रहना होता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं सीमोस चिप मेमोरी में स्टोर की जाती है। ठीक है, सीमोस चिप मेमोरी जो है हमारा कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमोस मेमोरी काम करते रहता है। ठीक है, चलिए सिस्टम यूनिट के बारे में हम लोग समझते हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है, तो किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। ठीक है, सिस्टम यूनिट टीन या प्लास्टिक का बना एक बॉक्स कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा या माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी तथा कई पोर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए मदरबोर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, इसका पिक्चर हम लोग आगे देखेंगे। मदरबोर्ड का डीपली बड़ा वाला पिक्चर देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर लिया जाए क्योंकि ये टॉपिक हमारे सामने आ गया है मदरबोर्ड का। तो मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम चिप, रैम चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट भी बने होते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर बस के बारे में समझते हैं। काफी रोचक टॉपिक है ये कंप्यूटर बस। ठीक है, काफी लोग इसको पता नहीं किस तरह से समझते हैं, कहते हैं कंप्यूटर बस क्या होता है। तो चलिए आज हम लोगों उस समस्या को भी दूर कर देते हैं, जो कंप्यूटर बस होता क्या है। ठीक है, तो मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। ठीक है, सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के मार्ग से ही किया जाता है। ठीक है, चलिए इंटरनल सिस्टम बस के बारे में हम लोग समझते हैं। मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा किया जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को तीन भागों डाटा बस, एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस में बांटा जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है।
इसमें डाटा स्थानांतरण की गति उपेक्षाकृत धीमी होती है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम लोग जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी रोचक तथ्य या क्या आप जानते हैं इस तरह के टॉपिक आएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस तरह के टॉपिक से 1 नंबर का प्रश्न तो पूछा ही जाना है। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर बस कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क, यानी कि जिसको हम लोग हाईवे भी बोलते हैं, जिस पर डाटा तथा सूचनाएं तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जी हाँ, कंप्यूटर बस का मेन काम यही है, जो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचा देना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर को समझते हैं, जो ये क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे संक्षेप में सीपीयू भी कहते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क, हार्ट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जी हाँ, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा जो कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट किसको कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सीपीयू को। ठीक है, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देश तथा समन्वित यानी कंट्रोल, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, सीपीयू डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है तथा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित एक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। ठीक है, सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयां, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, सीपीयू के कुछ मुख्य कार्य है, चलिए उनको हम लोग देखते हैं। तो सीपीयू का जो सबसे पहला कार्य है वह है विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना। ठीक है, दूसरा जो कार्य है सीपीयू का वह है कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना। ठीक है, तीसरा जो कार्य है कंप्यूटर सीपीयू का वह है कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। और चौथा जो हमारा सीपीयू का कार्य है वह है इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना। ठीक है, चलिए सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, चलिए कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग समझते हैं। जो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों की सूची होती है, जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के कुछ मुख्य कार्य हैं, चलिए उन्हें हम लोग समझते हैं। तो कंट्रोल यूनिट का जो सबसे पहला कार्य है, ठीक है, वह है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। दूसरा जो हमारा कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है वह है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना। तीसरा जो हमारा कंट्रोल यूनिट का कार्य है वह है मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। और तीसरा जो हमारा कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है, चौथा, वह है निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। और चौथा, पांचवा जो हमारा कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है वह है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में हम लोग समझते हैं, जो क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एएलयू भी बोलते हैं। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा ही किया जाता है।
यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयां करता है। ठीक है, एएलयू को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है एएलयू को जो है दो भागों में बांटा जाता है। पहला हमारा एयू है, दूसरा एलयू है। एयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक यूनिट तथा एलयू का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इन दो भागों में बांटा गया है। एयू डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि संपन्न करते हैं, और लॉजिक यूनिट पर, ठीक है, तार्किक कार्य जैसे बड़ा है या छोटा, ठीक है, बराबर है, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू आदि संपन्न करता है। इस प्रकार अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर अंकगणितीय गणनाएं तथा तुलना का काम करता है। ठीक है, चलिए मेमोरी रजिस्टर के बारे में हम लोग समझते हैं। जो मेमोरी रजिस्टर होता क्या है, तो यह उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो सीपीयू का ही एक भाग होता है। इसे सीपीयू का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम परिणाम को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। ठीक है, चलिए बायोस के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो बायोस होता क्या है दोस्तों, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा अस्थाई रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि शॉर्ट में जिसको हम लोग पोस्ट भी कहते हैं। बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है, प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट बटन दबाने पर बायोस सेटअप खुलता है, जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार बायोस में परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग को बायोस में कुछ सेटिंग करना है तो आप लोग जिस टाइम में सिस्टम ऑन होता है उसी टाइम में डिलीट बटन प्रेस करने पे हमारा बायोस खुल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। क्या आप लोग जानते हैं कि इंटेल तथा एएमडी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस, दो प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनियां हैं। ठीक है, इसके द्वारा निर्मित प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू चिप है, जिसमें है इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियोन, इंटेल कोर 2 डुओ, ठीक है, इंटेल एटम, एएमडी एथलॉन, एएमडी ड्यूरॉन। ठीक है, ये सभी जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग समझते हैं। जो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। ठीक है, यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है तथा प्रोसेसर द्वारा प्राप्त परिणामों को उपयोगकर्ता के समझने योग्य स्वरूप में प्रदर्शित करता है। चूंकि प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम बाइनरी संकेतों 0 या 1 में होते हैं, अतः इन्हें आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के कार्य हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि पहला कार्य जो है वह है सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना, दूसरा कार्य है प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना, और तीसरा कार्य है परिणाम में परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन, इमेज प्रोटेक्टर, कार्ड रीडर आदि। जी हाँ, आप लोगों से एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो हमारा प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो आप लोग को बताना होगा वहाँ कि ये हमारा प्लॉटर या प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी जो है ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की कार्यक्षमता को 1 सेकेंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। क्योंकि सीपीयू 1 सेकेंड में लाखों अनुदेश संपादित करता है, अतः इसकी गति को MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, चलिए सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक सब क्या हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। तो सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारक जो है वह है हमारा कंप्यूटर घड़ी यानी कि सिस्टम क्लॉक। ठीक है, तो सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है, जिसे क्लॉक पल्स कहते हैं। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे छोटे व मूलभूत चरणों में यानी कि स्टेप में बांटा जाता है। एक चरण का कार्य जो है, जब हमारा पहला चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। क्लॉक पल्स कंप्यूटर घड़ी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, स्पष्टतः कंप्यूटर घड़ी जितनी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, सीपीयू के डाटा प्रोसेस की गति उतनी ही तीव्र होगी। अन्य मानदंड समान होने पर 2000 mH का ठीक है क्लॉक 1000 mHz के क्लॉक की अपेक्षा दुगुनी से काम करेगी। ठीक है, सिस्टम क्लॉक की गति को 1 सेकेंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। 1 सेकेंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज, ठीक है, जिसको हम लोग HZ भी कहते हैं। सिस्टम क्लॉक की गति को सामान्यतः मेगा हर्ट्ज, जिसको हम लोग MHz, ठीक है, 10 के पावर 6 पल्स पर सेकेंड या गीगा हर्ट्ज, ठीक है, 10 के पावर 9 पल्स पर सेकेंड में निरूपित किया जाता है। 1 मेगा हर्ट्ज 1 मिलियन साइकिल प्रति सेकेंड के बराबर है, जबकि 1 गीगा हर्ट्ज में 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड होता है। आजकल उपलब्ध कंप्यूटर में सिस्टम क्लॉक की गति 500 MHz और 4 GHz तक हो सकती है। ठीक है, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। ठीक है, चलिए रजिस्टर मेमोरी के बारे में हम लोग समझते हैं। जो रजिस्टर मेमोरी क्या होता है, तो सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, सीपीयू के प्रोसेसिंग की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। ठीक है, चलिए शब्द परास के बारे में हम लोग जानते हैं। जो वर्ड लेंथ क्या होता है, तो शब्द परास बाइनरी अंकों बिट की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। ठीक है, शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। ठीक है, शब्द परास की लंबाई जो है 8, 16, 32 या 64 बिट तक हो सकता है। ठीक है, 64 बिट वाला जो है शब्द परास का अर्थ है कि सीपीयू एक साथ 64 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, चलिए कैश मेमोरी के बारे में हम लोग समझते हैं। जो कैश मेमोरी हमारा क्या होता है, तो कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है, अतः इसके डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। स्पष्टतः कैश मेमोरी का आकार बड़ा होने पर सीपीयू की गति भी तीव्र होगी। ठीक है, सिस्टम बस के बारे में जानते हैं। जो सिस्टम बस क्या होता है हमारा, तो कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई जो है सीपीयू की गति को प्रभावित करते हैं। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। तात्पर्य यह कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, चलिए समानांतर गणना समझते हैं। जो यह क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। ड्यूअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर
में एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच समन्वय। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स। सामान्यतः सीपीयू तीव्र गणना करता है, अतः अन्य उपकरणों के धीमा होने से कंप्यूटर की गति प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है वह है कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता की माप। देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। चलिए थ्रूपुट के बारे में समझते हैं। थ्रूपुट क्या होता है? तो प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करता है, पर यह प्रोसेस किए गए कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है हमारा? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के प्रोसेस के लिए देता है। ठीक है, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर कार्य क्षमता के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए और टर्न अराउंड के बारे में हम लोग समझते हैं। जो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? तो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। बेहतर कार्य क्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम जो है वह कम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के चैप्टर नंबर 3 से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और उन सभी टॉपिकों का ऑपरेशन करके हमने समझा जो किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्योंकि कंप्यूटर को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कंप्यूटर का बारे में इसी तरह से सोचते हैं कि 10-12 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, लेकिन वो 10-12 नंबर आपको मेरिट में बहुत ऊपर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बेवकूफ़ शब्द का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस तरह से लगता है जो नहीं, कंप्यूटर तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के उसको समझ लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको थियोरिकल पढ़ना होता है, बारीकी से पढ़ना होता है, तभी जाके आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, ताकि आप कहीं भी ऑफिस में जाएंगे काम करने या कहीं भी तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 3। कंप्यूटर की कार्य पद्धति से हम लोगों ने देखा जो किस तरह के टॉपिक बनते हैं और उन टॉपिकों से किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।